तो इस कहानी के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर यानचन का जन्म में कल्टीवेशन वाले वर्ल्ड के अंदर हो जाता है। वहाँ पर वो होता है एक सेक्टर मास्टर का बेटा जिसके साथ बेहद ही खूबसूरत डिसाइपल होते हैं और वो सभी यानचन को बड़ा ही लाड़ करते हैं क्योंकि उनकी नज़रों में तो यानचन बस एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन एक दिन सडनली यानचन बड़ा हो जाता है। उसके पास होता है एक सिस्टम जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। वो बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और एक एक करके अपने सारी साउथ सिस्टर्स का दिल जीतना शुरू कर देता है। और जब कभी इनके सेक्टर के ऊपर मुसीबत आती है तो यानचन साथ में खड़ा होता है। तो चलो अब लोग यानचन के इस जर्नी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लास्ट स्टार्टेड। तो एपिसोड के शुरुआत में अब उनको एक जगह का सीन दिखाया जाता है एक कमरे का सीन जहाँ पर अपना एमसी सो रहा होता है घोड़े बेच कर के तभी उसकी आँख खुलती है। वो एकदम चौंकते हुए उठ के बैठ आता है। कह रहा होता है आखिर में एक बच्चा कैसे बन गया और सोच रहा होता है कि मैं सपने में हूँ कि तभी वो लड़के जो उसके साइड में लेटे हुए थे उसे पकड़ के अपने से चिपका लेती है और नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है यानचन यहाँ पर मत जाओ, अच्छे से सो जाओ। यानचन सोचता है तो ये एक सपना नहीं है, लेकिन आखिर मैं यहाँ पर फंस कैसे गया। ज़रा रुको, पहले मेरे को सिचुएशन को अच्छे से देखना होगा इससे पहले कि मैं तुम लोगों को एक डेफिनेट आंसर दूं। और फिर साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कह रहा होता है चलो पहले अब लोग इस छोटे बंदे की मेमोरीज को देखते हैं। तो ये कल्टीवेशन की दुनिया है जिसे टियानजुआन कॉन्टिनेंट कहा जाता है और मैं एक बहुत ही ज़्यादा लो लेवल फोर्स के सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, जियानुन होली लैंड। इस होली लैंड में 4 तरह के पिक्स हैं और मेरी मदर यान किंगजू और वो जियानियो पिक की लीडर हैं। उनके पास काफ़ी सारे डिसाइपल हैं और वो सारी की सारी ही लड़कियां हैं, लेकिन उनमें से 7 सबसे ज़्यादा क्लोज डिसाइपल हैं मेरी मम्मी के। और उन 7 लड़कियों के गिनती दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों में की जाती है। उनकी ब्यूटी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उन्हें 7 ब्यूटीज़ ऑफ इमोर्टल डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। और वो 7 सीनियर सिस्टर यानचन को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखती हैं क्योंकि आफ्टर ऑल वो बस एक 7 साल का बच्चा ही तो है। फिर यानचन एक ठरके से शक्ल बनाते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है और आज मैं अपने 4th सीनियर सिस्टर के साथ हूँ, लिंगजिन। आज मुझे वो कंपनी दे रही है। और फिर तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। वो थोड़ी परेशान सी शक्ल बनाता हुआ कहता है और ये सिस्टम ये भी मुझे कंपनी दे रहा है। विंडो ओपन होती है, उसमें बताया जाता है होस्ट तुम्हारा स्वागत है टियानजुआन कॉन्टिनेंट में और अब सुप्रीम होली बॉडी को एक्टिवेट किया जा रहा है। और जैसे वो ये बोलता है यहाँ पर उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। वो कह रहा होता है शिट, मेरी बॉडी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और साथ ही वो अपना सीना पकड़ते हुए बिस्तर से नीचे गिर जाता है। ये इन्फेंट कहता है आखिर मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे कि मेरी पूरी बॉडी में फायर लगी हुई है। कि तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। आपकी मेमोरी में हुआ जॉन मार्शल आर्ट को डाला जा रहा है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके इसको प्रैक्टिस करिए और साथ ही आप अपनी सांसों और की को भी थोड़ा एडजस्ट करिए ताकि आपकी बॉडी एक्सप्लोड ना हो और आप मर ना जाएं। ये एंशियंट भाई आंटी पार्टी मार के बैठ जाते हैं और गुस्सा करते हुए कहता है डैमेट, मैं तो बस अभी यहाँ पर आई हूँ और मेरे को कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। और फिर एंशियंट को यहाँ पर पता चलता है कि सुप्रीम इमोर्टल बॉडी है काफ़ी ज़्यादा रेयर साइको है जो कि 10,000 साल में एक बार किसी को मिलता है। और जिसके पास भी ये बॉडी होती है वो बस सांस लेते से ही अर्थ और हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेशन के लिए अब्जॉर्ब करने के कैपेबल होता है। और ये जो जुआन हुआन मार्शल आर्ट कलेक्शन है ये भी सुप्रीम लेवल की है। जब तुम इसको प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद पहाड़, समुद्र, पृथ्वी, आकाश सब कुछ हिला कर रख सकते हो। और यहाँ बाहर का पूरा मौसम बिगड़ सा जाता है, बिजलियाँ कड़क रही होती हैं और फिर साथ एक विंडो ओपन होती है। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, कल्टीवेशन का वो मेथड कंप्लीट हुआ। आपका अभी करेंट कल्टीवेशन लेवल नेसेस सोल स्टेज का फर्स्ट लेवल है और ये सिस्टम इमीडिएटली एक्टिव होगा और फिर आपको कुछ टास्क इशू करेगा। ये इन्फेंट कह रहा होता है तो कल्टीवेशन की रिफाइनिंग के ऊपर बेस्ड है और इसमें कुछ लेवल होते हैं। पहला होता है क्यूआई रिफाइनिंग या फिर की रिफाइनिंग और फिर बेस बिल्डिंग, गॉड फॉर्मेशन, नेसेट सोल, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और डोंगजू मनियाना गॉड, 9 ट्रिबलेंस ऑफ ट्रिलोवेशन। और इस लिटिल यानचन के पास ओरिजिनली कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, भले ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो लेकिन फिर भी नेसेट सोल स्टेज तक पहुंचने के लिए कम से कम 30 साल का टाइम लगता है। और मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने बस ये कुछ घंटों में कर लिया। और फिर साथ ही वो हैरानी से खुद की बॉडी की तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है मैं तो इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ। बस कुछ घंटे प्रैक्टिस करने के बाद कुंफू वगैरह की ऐसे इमेजिनेशन में मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ हो गई है। कि तभी उसकी 4th सिस्टर जमाई लेते हुए उठ के बैठ जाती है। ये देखकर ये इंजन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँगा कि मैं एक मैन कैसे बन गया। कि तभी सिस्टम की विंडो ओपन होती है। बताया जाता है कि होस्ट ने 4th सिस्टर के रूम में बेडरूम में आने का जो टास्क था उसे कंप्लीट कर लिया है, तो अब उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, एक परमानेंट एंड टाइम इल्यूजन चार्म। इसे अपनी बॉडी पर चिपकाने से तुम दूसरों को अपने प्रति इल्यूजन में डाल सकते हो और इसका यूज़ आइडेंटिटी और डिफरेंट बॉडी टाइप्स को छुपाने के लिए भी किया जा सकता
लगता है। ये देखते से ही यानचन खुश हो जाता है, कह रहा होता है हो टाइम पे सही चीज़ मिल गई। और जैसे ही फोर सिस्टर उसकी तरफ देखती है वो एकदम चौंक जाती है, हैरानी से उसका नाम लेती है, अरे यानचन तुम। यानचन घबराना शुरू कर देता है, कह रहा होता है सब कुछ खत्म है। ऐसा लगता है कि सामने भाग नहीं करा, वो अभी भी मेरी इस बड़ी बॉडी को देख पा रही है, क्या मेरे को यहाँ से भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए। फोर्थ सिस्टर हैरान और कंफ्यूज होते हुए पूछती है, आखिर तुम ग्राउंड पे क्यों बैठे हुए हो और तुम्हारे ये सारे कपड़े कैसे फट गए। उस इल्यूजन चार्म की वजह से यहाँ पर दूसरों को यानशन वही छोटा बच्चा दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यानशन अभी भी एक छोटा बच्चा ही है ना, दिखाया जाता है। यानशन चैन की सांस लेता हुआ कह रहा होता है, काफ़ी अच्छा हुआ कि मैं इसकी नज़रों में एक बच्चा ही हूँ। और साथ ही मरते हुए कहता है, वो नींद में मैं यहाँ नीचे गिर गया था। फोर्थ सिस्टर उसे उठाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा यानशन, कहीं तुम्हें गिरने से चोट तो नहीं लग गई। फोर्थ सिस्टर उसे उठाते हुए थोड़ी हैरान हो जाती है और पूछ लेती है, आखिर मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा भारी हो गए हो। और वो घबरा जाता है और बात को पलटते हुए कहता है, अरे अरे मैंने लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा खा लिया था। फोर्थ सिस्टर उसे बिस्तर पे रख के आगे बढ़ जाती है, कह रही होती है, तो तुम्हारा वजन बढ़ चुका है, ये जानकर तुम्हारी मम्मी काफ़ी हैप्पी होंगी और सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। यान चैन सोचता है ये इल्यूजन चार्म तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकला, यहाँ तक कि इसने मेरे बॉडी वेट को भी चेंज कर दिया। हालांकि इसने एक बच्चे जैसा एग्जैक्ट वेट तो मेरे को नहीं दिया, लेकिन काफ़ी है, कम से कम ये तो बेवकूफ़ बन गई ना। और फिर तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है। सिस्टम उसे टास्क देता है कि उसको अपने फिफ्थ सिस्टर के पास जाना है और उससे एल्केमी के स्किल सीखनी है शायद। ये देखते से वो मुंह बना लेता है, कह रहा होता है, ज़रा देखो तो इसने इतनी जल्दी एक और न्यू टास्क दे दिया। और साथ ही वो फोर्थ सिस्टर से कहता है, फोर्थ सिस्टर क्या आज का तुम्हारा कुछ प्लान है क्या करने का। और ऐसा कहते हुए वो अपनी फोर्थ सिस्टर की तरफ मुड़ के देखता है, वो कपड़े चेंज कर रही होती है, बोलती है तुम क्या करना चाहते हो। उसको देखते से ही थोड़ा एक्साइटेड सा हो जाता है और कह रहा होता है मेरे को सिक्स सिस्टर के पास जाना है। वो बोलती है कि इसलिए उसकी तरफ मुड़ते हुए देख लेती है वो, तो जिसकी वजह से ये चैन घायल हो जाता है, उसके नाक से खून निकलता है और वो एकदम बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये देखकर फोर्थ सिस्टर घबरा जाती है और फिर वो उसे उठाकर भागना शुरू कर देती है। कहती है, मास्टर ज़रा देखिए चैन को क्या हो गया। उसके मास्टर पूछती है क्या हुआ उसके साथ। फर्स्ट सिस्टर बताते हैं जब वो सुबह उठा था तब तो ठीक था, लेकिन सडनली फिर उसकी नाक से नोज ब्लीडिंग हुई और फिर वो बेहोश हो गया। और ज़रा देखिए ये अभी भी एक अजीब सी हंसी हंस रहा है अपने चेहरे पर। यानचन मनी मन कह रहा होता है, मेरे को नीचे मत रखो यार, मेरे को यहीं पर रहना है। उसकी मोम उसकी हालत की तरफ देखती हैं और कहती हैं, ऐसा लगता है कि जाओ यानचन पर सिक्वेल का एक और अटैक हुआ था जिसने उसके प्रैक्टिस की वजह से उसके वेटिलिटी चे को नुकसान पहुंचा दिया है। उसे हुआनले की ये गोली ट्राई करवाती हूँ मैं, मुझे मेडिसिन किंग वैली में मिली थी ये वाली गोली। और फिर साथ ही वो उस गोली को यानचन को खिला देती है और बोल रही होती है, यानचन कम ऑन उठ जाओ। यानचन सोच रहा है वैसे ये मेरे पास एक मौका है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। और फिर साथ ही वो नाटक करना शुरू कर देता है, कह रहा होता है बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ये सुनते से उसकी मोम कहती है, तो जल्दी से मेडिसिन को थूक दो। यान चैन थोड़ा मुस्कुराता है और कह रहा होता है यही टाइम है। और साथ ही वो उस शाम को निकाल लेता है जो कि उसका इल्यूजन बना रहा था। तो जैसे वो शाम को रिलीज़ करता है, यहाँ पर तेज़ धमाकेदार रोशनी सी आती है सफ़ेद सी, और फिर यहाँ पर यानचन बड़ा हो जाते हैं उन लोगों के सामने। यानचन कहता है, ये मेरे को क्या हुआ, क्या मैं सडनली बड़ा हो गया। और साथ ही अपनी मोम के सामने एक्टिंग करते हुए कहता है, मोम आखिर आपने मेरे को कौन सी मेडिसिन खिला दी, ये तो काफ़ी अमेजिंग है। पर फोर्थ सिस्टर तो उसे देखते थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए कौन पड़ती है। कहती है, आखिर तुम हो कौन, तुमने मेरे यानचन के साथ क्या किया। यानचन ये देखते से घबरा जाता है और फिर साथ ही वो भी उसके पाँव से पाँव टकराते हैं और कह रहा होता है, फोर्थ सिस्टर ये वाकई में मैं हूँ और मैं इस बात को वाकई में प्रूव कर सकता हूँ, तुम्हारे पैर के नीचे एक तिल है, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं। ये सुनते से वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है, कह रही होती है यहाँ तक कि मास्टर को भी इस बारे में नहीं पता, सिर्फ यानचन को ही पता है इस बारे में, मतलब कि तुम वाकई में यानचन हो। और फिर थोड़े मिनट बाद उसके मोम की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो बोलती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बेटे के शरीर के अंदर ऑरा बढ़ रहा है जो कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और फिर साथ ही वो यानचन को गले से लगा लेती हैं और कह रही होती हैं, मेरे लिटिल यानचन तो फाइनली तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इन्फेंट बोलता है, मैं सबसे पहले भेस बदलना सीखना चाहता हूँ मोम। उसकी मोम बोलती हैं, क्या भेस बदलना, आगे तुम इसे क्यों सीखना चाहते हो। ये इन्फेंट कहता है, मेरे साथ अचानक से ऐसा एडवेंचर हो गया तो हो सकता है कि बाकी के लोग मुझे थोड़ा ईर्ष्या करे चले वाले, तो भेस बदलना सीखना क्रिटिकल मोमेंट पर मेरी जान बचा सकता है। उसकी मोम बोलती है, ओह ये बात तो सेंस बनाती है, मेरा बेटा कहता था समझदार हो चुका है, जाओ थर्ड सिस्टर के पास, वो तुमको भेस बदलना सिखा देगी। वो हंसते हुए कहता है, ठीक है मोम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सो आती वो जाने लगता है, कह रहा होता है
ठीक है तो फिर मैं थर्ड सिस्टर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फोर्थ सिस्टर सोचती है एक रात पहले तक एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था जो मेरी गोद में खेलता था, लेकिन अब ये सडनली एक हैंडसम बॉय बन गया है। और फिर साथ ही वो चौंकते हुए कहती है मन मन में, हो नो, मुझे इस बात का डर है कहीं ये ना हो जाए, क्या हो अगर ये एंचेंट थर्ड सिस्टर के हाथों में गिर गया तो फिर। और फिर ऐसे नहीं से कट हो जाता है। अपन को थर्ड सिस्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि छींक मारती है आंसू करते हुए और कह रही होती है आखिर कौन मेरे को कोस रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर येंचन आ चुका रहता है, दरवाज़ा ठोक रहा होता है। सिस्टर कहती है कम ऑन अंदर आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलते हुए कह रहा होता है हेलो सिस्टर, मैं येंचन की। तभी वो सामने की तरफ देखकर एकदम चौंक जाता है, कह रहा होता है सॉरी सॉरी, मैं नहीं जानता था कि तुम कपड़े चेंज कर रही हो। थर्ड सिस्टर कहती है इट्स ओके, ये पहली बार सुना है कि जब तुम मुझे देख रहे हो। और वो उसके सामने ही चेंज करती है। येंचन पूरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, कह रहा होता है मेरी मुँह से वो पोशन पीने के बाद मैं पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उसकी थर्ड सिस्टर बोलती है हाँ मैंने सुना है इस बारे में। और फिर दैट्स आती है, वो जाके चेयर पे बैठ जाती है और कह रही होती है ये तो वाकई में तुम हो। और बोल रही होती है अब तो तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और लंबे भी हो गए हो। और साथ ही येंचन तो अब और भी ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। येंचन पूरा शर्मा जाता है और मनी मन कह रहा होता है मैं श्योर हूँ कि तुम वही ग्रेट सिस्टर हो जो कि अपनी टीचिंग के लिए फेमस है। और थर्ड सिस्टर चेयर से उड़े आती है और जाते हुए कहती है तुम यहाँ मेरे पास भेस बदलना सीखने आए हो क्यों। और ये फिर एक्साइटेड होता हुआ कहता है हाँ हाँ हाँ, अगर आप मेरे को बताओगे तो मैं और ही अच्छे से सीखूंगा थर्ड सिस्टर। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उसके थर्ड सिस्टर बहुत सारी किताबें निकाल कर येंशन के ऊपर फेंकती है। येंशन उन सभी को कैच कर लेता है। वो कह रही होती है लेकिन इससे पहले तुमको इन सारी बुकों को पढ़ना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है येंशन एक गंदी सी शक्ल बनाता हुआ कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी उसकी सिस्टर पीछे से उसको हक कर लेती है और बोलती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो इसके बारे में क्या ख्याल है, सिस्टर तुम्हें सिखाएगी कि आखिर ट्रिक्स को कैसे प्ले करते हैं। ये फिर पूरा शौक हमारे लाल हो जाता है। फिर वो फटाक से किताब लेके वहाँ से जाने लगता है, कह रहा होता है मेरे को अभी अभी कुछ इंटरेस्टिंग मिल गया भेस बदलना सीखने में, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया थर्ड सिस्टर। मैं जाके इन किताब को पढ़ूंगा स्लोली स्लोली। कि तभी वो लात मारते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है सिस्टर्स की बुक टॉप सीक्रेट होती हैं, तुम रूम से बाहर नहीं जा सकते, तुम इन किताबों को रूम से बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। और यहीं पर रुककर एकदम स्लोली स्लोली रीड कर लो, चाहो तो पूरी रात यहाँ पर रुक सकते हो। ये सुनते से येनफिन को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो कहता है ओके, और मन मन कह रहा होता है आखिर इस बात से इसका क्या मतलब था। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, येनशन अच्छे से किताब में पढ़ रहा होता है। उसके सिस्टर कहते हैं येनशन अच्छे से रीड करना, इधर उधर मत देखते रहना। वो कहता है ठीक है। और फिर साथ ही वो थोड़ा बाहर चली आती है, कह रही होती है कितनी गर्मी है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। उसके बाहर जाते से ये इन्फेंट फटाक से किताब छोड़ के अपना सर पकड़ लेता है, कहता है ये सब तो बकवास है, आखिर मैं करूँ क्या, मैं तो इसको बिल्कुल ही रीड ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आखिर मैं कब ये सब करना सीखूंगा। हाँ, वो ऐसा परेशान हो ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पर कोई आता है, आवाज़ देता है थर्ड सीनियर सिस्टर, मास्टर का ऑर्डर है कि सभी लोगों को मीटिंग हॉल में इकट्ठा होना है। ये इन्फेंट जाके दरवाज़ा खोलता है, कह रहा होता है क्या बात है। और वो लड़की कहती है हर्डिंग वो ये यहाँ पर फ्री से किसी चीज़ के लिए आ गया है, वो हमसे बोल रहा है कि अपन लोगों को एक बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर करना है मास्टर यू जाओ फैंग के लिए। उसने जो लिस्ट बताई है उसके अकॉर्डिंग ये नाम सुनते से थर्ड सिस्टर बहुत बुरी तरह से चढ़क जाती है, कह रही होती है डम यू जाओ फैंग। उसको क्या लगता है कि वो क्या सोच रहा है कि हम उसके इन्फीरियर हैं। हाँ, और साथ ही गुस्सा करते हुए बाहर की तरफ आती है, कह रही होती है चलो चलते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो इस बार जियाओ पिक के अंदर कौन सा झमेला करना चाहता है। दिखाया जाता है उसको इस तरह से देखकर ये एंशन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है तिरछी नज़रों से और कह रहा होता है लगता है कि हमारा दुश्मन आ गया है। और फिर इसके बाद हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, वो मास्टर चिल्ला रहा होता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही होती हैं। वो सेब खाते हुए कहता है इतने सारे दिन गुजर गए और इतने सारे दिनों में तुमने ये बकवास सी चीज़ तैयार करी, आखिर तुम कर क्या रही थी। मास्टर बोलती है ये सब कुछ हमने जियान योन फेंग के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तैयार करा है, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हर्ब्स हैं। ये सुनते से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है ये क्या बकवास है, क्या मैंने तुमसे कहा था ये पेपर करने को। हाँ, और साथ ही वो खाया हुआ एप्पल उसके सिर पे फेंक के मारता है। ये देखकर फोर्थ सिस्टर गुस्सा हो जाती है, कह रही होती है यू लिटिल एल्डर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है हमारी बिग मास्टर को डिसरिस्पेक्ट करने की। तभी मास्टर कहती है शांत हो जाओ लिंगजी, मुसीबत खड़ी मत करो। वो एल्डर कहता है यू लिंगजी, तुम मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रही हो क्योंकि तुम जियान युआन
कि होली लैंड में नहीं रहना चाहते क्यों? जियान युआन के 4 पिक्स में से कौन सी हमारी यूक्सी पिक के छाया के नीचे रहेगी हम डिसाइड करेंगे। तो क्या तुम ऐसे में फिर भी मेरे ऊपर चिल्लाने की हिम्मत करोगी? तभी यहाँ पर थर्ड सिस्टर की एंट्री होती है। वो आते से कहती है, मैंने काफ़ी दूर से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनी तो पता चल रहा है कि एक मेल डॉगी अंदर घुस आया है। ये सुनते से वो एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कह रहा होता है चिल्लाते हुए, तुम तो बहुत ज़्यादा दुष्ट हो गई हो। मैं अभी जाकर मास्टर को इसके बारे में रिपोर्ट करूँगा और फिर अगले महीने तुमको आधा टन सिल्वर भी नहीं मिलेगा। और नाराज़ होते हुए वहाँ से जाने लगता है। मास्टर कह रही होती है, एल्डर डिंग प्लीज़ शांत हो जाइए, ये सब कुछ बस एक गलतफहमी है। हम आपको एक अपोलोजी लेटर भी लिख देंगे, प्लीज़ मास्टर चंद के लिए मुसीबत मत करिए। ये सुनते से वो मास्टर कहता है, तो तुम मुझसे किस तरह से अपोलोजाइज करोगे और वो गिफ्ट कैसे तैयार करने वाली हो तुम? मास्टर कहती है, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो। अगर हमसे हो सका तो हम पक्का आपको देने की कोशिश करेंगे। एल्डर कहता है, मैंने सुना है कि इन जूनियर सिस्टर का चार्म बहुत ही ज़्यादा गुड है। अगर वो मेरे को सर्व करती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा और तुमको माफ़ कर दूंगा। मास्टर फटाक से मना कर देती है, जबकि थर्ड सिस्टर कहती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और एल्डर के पास पहुंच जाती है। कह रही होती है, हालांकि मेरे मेथड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे को डर है कि एल्डर लिंग उन सबको संभाल नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप अपनी वेडिलिटी को लूज़ कर दो, लेकिन मेरे पास एक सिस्टर और है जो मेरी आर्ट को अच्छे से जानती है। उसको मैंने अपनी आर्ट सिखा के रखी हुई है। क्या एक बार आप उसके साथ ट्राई करना चाहोगे? एल्डर लाइट अप खाता हुआ कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। थर्ड सिस्टर ताली बजाते हुए कहती है, जाओडाई यहाँ पर आओ। एल्डर तो उसकी लात देखकर ही फिदा हो जाता है, कहता है वाओ। और फिर यहाँ पर वो सिस्टर आती है। कह रही होती है, सिस्टर क्या आपने मेरे को बुलाया? उसको देखते से एल्डर बावला हो जाता है। कह रहा होता है, तुम तो कितनी ज़्यादा गोरी चिकनी और ब्यूटीफुल हो यार। थर्ड सिस्टर बोलती है, जाओ डाई, इन्हें कमरे में ले जाओ और इस एल्डर को माइंड ब्लोइंग बोन क्रशिंग ग्रेट ग्रैंड मस्ती कराओ जिनसे इनकी हड्डियां भी कांप उठे। वो कहती है, ठीक है सिस्टर, और साथ ही वो एल्डर को कपड़े से पकड़ते हुए ले जाने लगती है अपने साथ। कह रही होती है, एल्डर मेरे साथ आई है। और वो दोनों उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही होती हैं। कह रही होती है, आखिर ये कौन है? मुझे तो याद नहीं कि हमारे जान याओ पिक में ऐसे कोई डिसाइपल भी है। थर्ड सिस्टर हंसते हुए कहती है, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है, वो लड़की होती है बिस्तर पर और एल्डरडिंग को बुला रही होती है। एल्डरडिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कह रहा होता है, लिटिल ब्यूटी, लगता है कि तुम वाकई में मेरे को चाहती हो। और शायद ही अपने कपड़े उतारते हुए उसके ऊपर छलांग लगा देता है। कह रहा होता है, आज फाइनली लगता है कि मैं अच्छा ब्रेकफास्ट कर पाऊंगा। और वो लड़के शर्माते हुए कहते हैं, आखिर इतनी जल्दी क्या है? एल्डर कह रहा होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और साथ ही लाल टपकाते हुए खुद ही आगे बढ़ के उसके के कपड़े उतारने लगता है। कह रहा होता है, फाइनली अब मैं अपनी आंखों से यहाँ की ब्यूटी को देखने जा रहा हूँ। अब तो मैं आज से हर दिन जाओयन पिक में आऊँगा एवरी सिंगल डे। कि तभी उसे बड़े हाथी के दर्शन हो जाते हैं। और फिर वो एल्डर दरवाज़ा तोड़ते हुए बाहर की तरफ फेंकता है और रोते हुए कह रहा होता है, तू तो एक आदमी है। ये एंशियंट कहता है, ऐसा लगता है कि मेरी भेस बदलने की टेक्निक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, यहाँ तक कि तुम भी लास्ट स्टेज तक पता नहीं लगा पाए। और वो एल्डर गुस्सा और हैरान होते हुए कह रहा होता है, इस जियांगोंग पिग में एक आदमी है, मैं इसके बारे में पिग मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, फिर तुमको एक हैवी पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनते से एंशियंट उसमें एक जोर की लात मारता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर एल्डर्स की मीटिंग होती है। पहला वाला कह रहा होता है, ये वाकई में अपील करने के लायक है। दूसरा कह रहा होता है, तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन एक काबिदा अवूल बिहेवियर है। तीसरा कह रहा होता है, जरा देखो तुमने इस एल्डर को दिन दहाड़े किस तरह से पीट दिया है। वो एल्डर गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जाओन पे एक ऐसी जगह है जहाँ पर फीमेल डिसाइपल को ट्रेन किया जाता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा था? हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तभी मास्टर बोलती है, क्या एक आदमी? आखिर हमारे जांगो पिग में एक आदमी कैसे हो सकता है? थर्ड सिस्टर भी बोलती है, हाँ, हम लोगों के इधर सैकड़ों सालों से बस फीमेल डिसाइपल ही हैं, आखिर वहाँ पर एक आदमी कैसे हो सकता है? ये सुनते से एल्डर गुस्सा हो जाता है। कह रहा होता है, तुम्हारी वो सिस्टर जाओडाई, वो असल में एक आदमी थी जिसने अपना भेष बदला हुआ था। थर्ड सिस्टर बोलती है, क्या जाओडाई हमारे जांगो पिग में? इस नाम की तो कोई भी डिसाइपल नहीं है, आखिर आपने ये नाम कहाँ से सुन लिया? वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम यहाँ पर इस तरह का नाटक कर रही हो? हाँ, याद करो, तुम ही थी वो जिसने उससे कहा था कि वो मेरे को। तभी वो एल्डर रुक जाता है। क्या हुआ एल्डर, आप क्या बोल रहे थे? और वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर आप हमारे मेडिकेटेड बाथरूम में क्या कर रहे थे? और वो हमारे जांगो पे की एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे फीमेल डिसाइपल अपने कपड़े बदलती हैं, और रेगुलेशन के अनुसार आउटर पिक के डिसाइपल को इस बात की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है कि वो हम फीमेल डिसाइपल के ट्रेनिंग रूम को अप्रोच करे जांगो पिक के। और ये बात मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक बात प्लेस है, तो वहाँ पर सभी लोग नंगे ही होंगे। अब ये सुनने के बाद एल्डर गुस्सा हो जाता है, बट कुछ कह नहीं पाता। और अब इसके साथ एल्डर का भी मुंह बंद हो जाता है। उल्टा वो उसी के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं, एल्डर डिंग, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या करने गए थे?
एल्डर कहता है धत्तेरी कि मैं ये कहाँ फंस गया, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मैं वहाँ पर ट्रिक करके उनको फंसाने की कोशिश कर रहा था। अगर एल्डर जे लूंग को इस बारे में पता चला तो मैं पक्का मर जाऊंगा। एक एल्डर कहता है लगता है कि वो वहाँ पर ताका छाके कर रहा था और जब वो पकड़ा गया तो उसे बुरी तरह से पीट गया। दूसरा एल्डर भी कह रहा होता है हाँ ये हमारे लिए काफ़ी शर्म की बात है, जहाँ पिक में इस तरह से बंदों को नहीं जाना चाहिए। और तीसरा एल्डर भी कह रहा होता है हाँ वहाँ जांग योंग में कोई भी मैन नहीं है सिवाय उस छोटे येन चेन के। और फिर तभी उनमें से एक एल्डर आगे बढ़ता है, कह रहा होता है चलो यहाँ से चलते हैं, आज का इवेंट बस एक गलत फहमी थी। थर्ड सिस्टर बोलती है क्या आप बस ऐसे ही चाह रहे हो, इतनी आसानी से उसे छोड़ रहे हो। एल्डर डिंग ने हम फीमेल डिसाइपल के ऊपर जासूसी करने की कोशिश की थी और आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हो। एल्डर गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है यू म्याओचुन तू। तभी एक एल्डर बोलता है एल्डर डिंग अभी जो भी एविडेंस अवेलेबल है उससे यही पता चलता है कि तुम यहाँ पर दोषी हो, तो यह बेहतर होगा कि तुम अपने लिए चीज़ों को और भी ज़्यादा सीरियस ना करो, बस उनसे माफ़ी मांग लो। यह सुनने के बाद वो एल्डर खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहता है ठीक है मैं यहाँ पर सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थर्ड सिस्टर बोलती है ये ज़रूरी एक गलतफहमी होगी, मुझे अभी भी एल्डर डिंग के कैरेक्टर के ऊपर विश्वास है, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं। फोर्थ सिस्टर बोलती है थर्ड सिस्टर तुम्हारा वो मूव तो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर था, तुमने उस बास्टर्डिंग व्यू को अच्छा मज़ा छकाया और वो फ्यूचर में हमारे खिलाफ बिल्कुल भी ट्रबल करने की कोशिश नहीं करेगा। थर्ड सिस्टर बोलती है असल में मैंने इस ब्रिलियंट प्लान के बारे में नहीं सोचा था। तो फोर्थ सिस्टर बोलती है तो फिर ये किसका आइडिया था। थर्ड सिस्टर बोलती है ये येन चेन था, उसने कहा था कि वो एल्डर डिंग को एक अच्छा सबक सिखाने वाला है और उसने ठीक वैसे ही किया। ये सुनते से फोर्थ सिस्टर थोड़ा शर्माते हुए कहती है तो अब ऐसा लगता है कि हम उसे एक बच्चे की तरह और ट्रीट नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद हमें येन चेन का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जॉन वन होंग मार्शल आर्ट तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एल्डर डिंग को पीट दिया इस मार्शल आर्ट का यूज़ करते हुए, जो कि एक बेस एल्डर था। कि तभी उसके पास विंडो ओपन होती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने भेस बदलने की टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है और इसके लिए आपको एक रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है मिस्ट्री ऑफ पपेट्री 15+ एक्सपीरियंस। ये देख सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या पपेट्री, और साथ ही ये थोड़ा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है मेरे दिमाग में सारी पपेट्री से रिलेटेड नॉलेज आ गई है कि एक पपेट कैसे बनाते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। और फिर इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, दोनों सिस्टर उसके कमरे के बाहर खड़ी होती हैं। फोर्थ सिस्टर बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, इस तरह से हमको उसे चुपके चुपके नहीं देखना चाहिए। थर्ड सिस्टर कहती है तो फिर हमें उसके सीक्रेट्स के बारे में कैसे पता चलेगा। मेरे को तो शक है कि ये एंशन को ज़रूरी एक अजीब सी टेक्निक मिली है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो रातों रात इतना चेंज हो गया और मेरे को लगता है कि अब वो सीक्रेटली उसको प्रैक्टिस तो करते ही होगा। फोर्थ सिस्टर भी उसकी बात सुन के कहती है हाँ तुम्हारी बात में दम तो लग रहा है, ये सेंस बना रहा है। थर्ड सिस्टर बोलती है ध्यान से सुनो, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यही टाइम है, चलो अंदर रश करते हैं और उसके सीक्रेट को देख लेते हैं। और फिर वो फटाक से दरवाज़ा खोलते हुए कहती है मैंने तुमको पकड़ लिया। तभी येन चेन को दिखाया जाता है जो कि एक पपेट बना रहा होता है। फोर्थ सिस्टर शर्माते हुए कहती है येन चेन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के पर्सन। और थर्ड सिस्टर भी शर्माते हुए कहती है अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना ही था तो मुझे बताते, आगे तुमको ऐसी ऐसी चीज़ें डोल के साथ करने की क्या ज़रूरत है। येन चेन भी पूरा शर्मा जाता है, कह रहा होता है कि तुम लोग क्या बात कर रही हो, मैं बस एक पपेट बना रहा हूँ। ये सुनते से थर्ड सिस्टर बोलती है आगे तुम पपेट्री के बारे में जानते क्या हो। फोर्थ सिस्टर भी बोलती है हाँ ये तो बस एक रैंडम सी पपेट लग रही है, रैंडम सी डॉल लग रही है जिसको तुमने बनाया है, तो आखिर इसको एक पपेट कैसे कहा जा सकता है। और वैसे देखा जाए तो इसको तुमने काफ़ी अच्छा बनाया है, क्या तुमने इसके लिए मटेरियल खुद ही ढूंढे। येंशन बोलते हैं हाँ मेरे को कुछ रैंडम मटेरियल मिल गए थे तो फिर मैंने ये बना दिया, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा वर्क कर दूंगा। और थर्ड सिस्टर बोलती है हो माय गुडनेस ये रैंडम मटेरियल है, हालांकि ये एक इनमूवेबल पपेट है लेकिन इसकी फिनिशिंग एकदम इम्प्रेसिव है यार। तभी येंशन बोलता है किसने कहा कि ये मूव नहीं कर सकती, और वो फटाक से उसके सीने में कुछ लगा देता है, मेंटल गिफ्ट बोल रहा होता है वो उस चीज़ को। और जैसे ही येनफेन उसको उसके अंदर ऐड करता है वो पपेट हरकत करना शुरू कर देती है और बोलती भी है येंशन को मास्टर। येंशन बोलता है तो अब तुम लोगों का क्या ख्याल है इस पपेट सिस्टर के बारे में, देखने में कैसी है, एकदम ओके ना। फोर्थ सिस्टर बोलती है इमॉर्टल लैंड के सभी मशीनी आर्ट्स में कठपुतली पपेट्री की कला सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड है। थर्ड सिस्टर भी हैरान हो रही होती है, कह रही होती है आगे तुमने ऐसे कब और कहाँ से मास्टर कर लिया। येंशन बात को संभालते हुए कहता है ये सब बस इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे सिस्टर्स ने मेरे को काफ़ी अच्छे से सिखाया है, बस इसलिए मैं इसे मास्टर कर पाया। और वो सोच रहा होता है लगता है कि पपेट्री की आर्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है, मैं ऐसे ही कहीं पे भी इसे शो नहीं कर सकता। थर्ड सिस्टर बोलती है आखिर ये 5 पायदान क्या है, किस चीज़ के लिए हैं। येंशन बोलता है ये अपग्रेड पॉड्स हैं जिन्हें मैंने रिजर्व किया है, तिंग सिंह के पास अभी ज़्यादा पावर नहीं है और फ्यूचर में जब मेरे को इसके लिए सुइटेबल एनर्जी क्रिस्टल मिल जाएंगे तो मैं इसे अपग्रेड करके थोड़ा कॉम्बैट टाइप भी कर सकता हूँ, कॉम्बैट की स्किल भी इसके अंदर इंस्टॉल की जा सकती है। थर्ड सिस्टर हैरान होते हुए बोलती है क्या टिक सिंह। येंशन बताता है ये उसका नाम है, मैंने उसको दिया है टिक सिंह, सुनने में कैसा है।
पपेट बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर इस नाम के लिए कि तभी येनशिन के पास एक टास्क आ जाता है कि उसे टिक्सिंग को पीछे वाले माउंटेन के किसी हज़ारों साल पुराने पाइन ट्री के पास ले जाना है। येनशिन सोचता है लो इतनी जल्दी एक और मिशन आ गया और साथ ही वो अपने थर्ड सिस्टर से बोलता है थर्ड सिस्टर क्या आप इसके लिए सुटेबल क्लॉथ ढूंढ के ला सकती हैं, टिक्सी को चेंज करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये देख पाए कि वो एक पपेट है, आज से वो मेरे को एक सर्वेंट की तरह फॉलो करेगी, ठीक है। थर्ड सिस्टर बोलती है ठीक है मैं उसके लिए कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। और फिर इसके बाद हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। येनशिन खड़ा होता है थोड़ा चोटी पर, कह रहा होता है ये बिग माउंटेन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आखिर मैं यहाँ पर कहाँ से वो 1000 ईयर ओल्ड पाइन ट्री ढूंढ पाऊंगा, और मैं इसके बारे में डायरेक्टली अपनी सीनियर सिस्टर से भी नहीं पूछ सकता, मैं बस स्लोली उसे खुद ढूंढ सकता हूँ। येनशिन बोलता है टिक्सी चलो अलग हो जाते हैं, अगर तुम्हें वो पेड़ मिल जाए तो मेरे को कॉल करना। टिक्सी कहती है यस मास्टर। और हमें बताया जाता है कि हालांकि टिक्सी के पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन उसने येनशिन के ट्रू इंसेंस को इनहेरिट किया है, इसलिए वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, टिक्सी ढूंढ रही होती है उस पेड़ को और वो एल्डर डेंग चाकू के साथ छुपके खड़ा हुआ रहता है, कह रहा होता है फाइनली मेरे को कोई तो मिल गया। और फिर वो फटाक से झपट्टा मारते हुए टेंसिन को गिरा लेता है, उसके ऊपर चढ़ आता है, कह रहा होता है गले पे चाकू रखते हुए मेरे को एकदम सच्ची सच्ची बताओ तुम्हारे जामो पिक में एक आदमी छुपा हुआ है ना। पर टिक्सी तो कोई रिएक्शन ही नहीं देती, बस वो नॉर्मली उसकी तरफ देख रही होती है। ये देख के एल्डर को गुस्सा आने लगता है, कह रहा होता है ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है कि ये मेरे को कम आंक रही है। और वो सोच रहा होता है डैमेड वहाँ के लिटिल डिसाइपल भी अब मुझसे नहीं डरते। और साथ ही वो टेंशन को डराते हुए कहता है वेल ऐसा लगता है कि तुमको थोड़ा सफ़र तो देना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ी सफरिंग्स का सामना तो करना पड़ेगा। आज ये आदमी तुमको एक खतरनाक नाइटमेयर देने वाला है और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसका कर्जा चुकाओगी। और साथ ही वो उसके नीचे के कपड़े ऊपर की तरफ उठाने लगता है और मनी मन कह रहा होता है फाइनली अब मैं एक असली चीज़ देख पाऊंगा। लेकिन जैसे वो कपड़ा हटाता है तो उसे मशीनें दिखती हैं, ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। तभी ये एंशन उसके मुंह पे एक जबरदस्त लात मार देता है, कह रहा होता है कि इतना देखना काफ़ी है। वो एल्डर पेड़ से जाकर ठोकता है। ये एंशन गुस्से के साथ कहता है तुम हमारे जंगों पिक में जासूसी कर रहे हो, यहाँ तक कि तुमने एक फीमेल डिसाइपल के ऊपर अटैक भी करा। डेंग वो यान लगता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं जीना चाहते, क्यों? एल्डर कहता है तो फाइनली तुमने खुद को दिखाई दिया, मतलब कि जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था वो एक इल्यूजन नहीं था। लास्ट टाइम तो तुमने मेरे को ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, लेकिन इस बार मैं तुमको अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। और फिर दिखाया जाता है एल्डर डेंग अपने पास से क्यूआई जोड़ निकाल लेता है। यहाँ पर क्यूआई असल में किसी तरह की एनर्जी का नाम है, तो वो एनर्जी से बनी हुई जोड़ निकाल लेते हैं अपने पास से। ये देखकर येंशन कहते हैं ओह ये तो एक फैंसी मूव है। और साथ ही वो सोच रहा होता है डेंग वो उनका कल्टिवेशन बेस नेसेट सोल थर्ड लेवल पर है, मैं इनके साथ डायरेक्टली फाइट करना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को यहाँ पर स्मार्टली मूव करना होगा। वो उसके ऊपर अटैक करता है बट येंशन बहुत तेज़ी से बच जाता है। डेंग गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर कंटिन्यू अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन येंशन सभी से बच रहा होता है। सोच रहा होता है यहाँ तक कि मेरे पास वेपन भी नहीं है तो मैं आखिर से कैसे जीतूंगा। यहाँ पर हम दोनों के बीच में बस आईक्यू और कल्टिवेशन टेक्निक का डिफरेंट है। एल्डर डेंग गुस्सा हो रहा होता है, कहता है यू लिटिल बास्टर्ड तू तो काफी ज़्यादा तेज निकला, तेरे को क्या लगता है कि तू इसी तरह से बचता रहा भगता रहा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ येनफेन सोचता है अरे हाँ मेरे पास सुप्रीम इमोर्टल बॉडी है जो कि हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी को बस सांस लेने से ही अब्जॉर्ब कर सकती है। मैं यहाँ पर इसको हरा तो नहीं सकता लेकिन इसको ज़रूर थका सकता हूँ। और साथ ही वो उंगली दिखाते हुए कह रहा होता है क्या हुआ, क्या तू थक गया कुत्ता? ये देखते से एल्डर और भी ज़्यादा भड़क जाता है, सोच रहा होता है मेरे को इस गेस्चर का मतलब तो नहीं पता लेकिन ज़रूर ये मेरी इंसल्ट ही कर रहा है। एल्डर कहता है पहले तो मैं तेरे को जिंदा रख के कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुमको जिंदा छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो घुमाते हुए एक जोरदार अटैक कर देता है येंशन के ऊपर। येंशन कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता। और साथ ही वो एक पत्थर को उठा लेता है और साथ ही उस पत्थर को घुमाते हुए उसके स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है। ये देख के एल्डर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, कह रहा होता है आखिर ये किस तरह का मूव है, तुमने बस एक पत्थर उठाया और उसका यूज़ करा बिल्कुल एक बच्चों वाली फाइट की तरह। येंशन कहता है किसने कहा कि बस फैंसी मूव के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ये भी वर्क करता है। एल्डर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर ढेर सारे स्ट्राइक से अटैक करता है। येंशन भी उन पत्थरों के साथ रेडी हो जाता है, कह रहा होता है यू फूल अगर तुम यहाँ पर रियल एनर्जी के साथ मेरे साथ फाइट करोगे तो तुम हार जाओगे। और फिर साथ ही येंशन उन पत्थरों के जरिए अपनी एनर्जी का यूज़ करता है, उन पत्थरों में अपनी एनर्जी डालता है और साथ ही उसकी सारी एनर्जी के स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है, तोड़ देता है पत्थरों का यूज़ करते से ही। ये देख कर लड़का भी गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है ये लड़का मेरे जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन आखिर इसके पास इतनी सारी क्यों एनर्जी आ कहाँ से रही है। और फिर तभी येंशन उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है, वो अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए उसको दो हिस्सों में काट देता है, लेकिन उसके ठीक पीछे येंशन भी छुपा हुआ रहता है। वो फटाक से उसके ऊपर पाम मार देता है अपने, वो दूर जाके पत्थर से ठुकता है। लेकिन जैसे ही येंशन देखता है वो वहाँ से गायब हो चुका रहता है, कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट निकला भागने में। और साथ ही अपने रोबोट से कहता है पपेट से कहता है उसको इग्नोर करो टिंगसू, चलो यहाँ से चलते हैं। वो भी यस मास्टर कहते हुए उसके पीछे चल देती है। और फिर इसके बाद हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि लड़खड़ाते हुए जा रहा होता है अपना पेट पकड़ के, कह रहा होता है बास्टर्ड बस मेरा इंतजार करना, अगर मैंने तेरे को मारा नहीं तो मेरा नाम भी डेंग नहीं।
और फिर इसके बाद हमें माउंटेन के ऊपर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, हो माँ, लगता है कि हमारे डिसाइपलों में एक विश्वास करने लायक बंदा भी आ चुका है अब। और फिर दिखाया जाता है येनचन चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वापस जाकर उन लोगों से पूछ कर आना ही बेटर होगा, कि तभी उसे वो पेड़ दिख जाते हैं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। कह रहा होता है, ओ शायद ये वो पेड़ है, इसके पास खुद का एक ग्लो भी है, ज़रूर इसे ही वो हज़ारों साल पुराना पाइनएप्पल ट्री होना चाहिए, ओल्ड पाइन ट्री। और फिर तभी उसके पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो आपको एक स्किल मिलती है, मास्टरिंग द वर्ल्ड चेस गेम। उसको चेस गेम वाली स्किल मिल जाती है, उसमें मास्टरी दिखाया जाता है। ये स्किल देकर येनशन को काफ़ी अजीब लगता है। कह रहा होता है, वोट दहली क्या बकवास है, अगर मुझे पता होता कि इस तरह का मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। और फिर जैसे येनशन उस पेड़ के करीब पहुँचता है, उसे कुछ दूरी पर एक बोर्ड दिखाई देता है। येनशन उसके पास पहुँच जाता है। कह रहा होता है, इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है कि सिस्टम ने मेरे लिए एक टेस्ट को अरेंज करा है। और फिर येनशन जैसे एक चाल चलता है, उसके ब्लैक घोड़ियों की जीत हो जाती है। और फिर यहाँ पर एक ज़बरदस्त रोशनी निकलती है, वो चेस बोर्ड टूट जाता है और उसके अंदर से एक लेडी बाहर आती है। कहती है, फाइनली किसने इस गेम को सॉल्व कर ही दिया, अब मैं आज़ाद हूँ। येनशन उसको देखकर चौंक जाता है। उसकी पपेट मास्टर कहते हुए भागते हुए उसके पास आ जाती है और वो लेडी बोलती है, नर्वस मत हो मेरे शायद, आखिर तुम कौन से पिक के डिसाइपल हो। येनशन बोलता है, हेलो, मैं जिंगयाओन पिक का डिसाइपल हूँ, मेरा नाम येनशन है। वो लेडी बोलती है, क्या जिंगयाओ पिक आप उन लोगों ने मेरे डिसाइपल को भी रिक्रूट करना शुरू कर दिया क्या। येनशन बोलता है, मैं एक न्यू रिक्रूट हूँ। और वो लेडी बोलती है, तुमने काफ़ी अच्छा काम करा, मेरी तरफ से तुम्हारी मास्टर को शुक्रिया बोलना। येनशन बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हो। ये सुनते से वो लेडी हल्का सा मुस्कुराती है और फटाक से येनशन के करीब आ जाती है और बताती है कि मैं मॉडल एज की 3rd जनरेशन की मास्टर हूँ। मैं चेस के मॉडल प्लेयर वांग सीजी से हार गई थी और फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा जीवन इस खेल के इस स्ट्रेटजी को तोड़ने की कोशिश करने में बिता दिया, लेकिन मैं मरने दम तक ऐसा नहीं कर सकी। मेरे गहरे जुनून के कारण फिर मेरी आत्मा भी इस खेल में फंस के रह गई और फिर मैं हज़ारों सालों तक रिकार्नेट भी नहीं हो सकी। और साथ ही वो येनशन के गालों पर एक पप्पी दे देती है और आगे बढ़ जाती है। येनशन सोचता है, क्या 3rd जनरेशन मतलब कि हमारे करंट में जो मास्टर है हमारे, क्या ये उसकी एनेस्टर नहीं हुई। हेड मास्टर बोलती है, चलो मैं देखती हूँ कि मैं तुमको रिवॉर्ड के तौर पर क्या दे सकती हूँ। और फिर साथ ही वो अपने पास से एक जेड पेंडेंट निकाल के उसकी तरफ फेंकती है और बोलती है, इस जेट पेंडेंट को ले लो, इससे यहाँ तक कि करंट एल्डर भी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। और फिर साथ ही वो हाथ फैलाते हुए कहती है, अलविदा, मैं फाइनली फ्री हो सकती हूँ। और साथ ही वो वहाँ से गायब होने लगती है। येनशन उसको झुक के रिस्पेक्ट देता है। वो जाने से पहले बोलती है, याद रखना अब तुम मेरे डिसाइपल हो और इस इमॉर्टल लैंड के सुप्रीम एल्डर। उसके जाने के बाद येनशन मेरे पास वही जेट पेंडेंट निकाल के देखने लगता है। सोच रहा होता है ये तो काफ़ी यूरोपियन स्टाइल का है, कि तभी यहाँ पर येनशन को कुछ महसूस होता है। वो फटाक से अपने पेट को पकड़ता है और कह रहा होता है, यहाँ पर कोई आ रहा है, और फटाक से पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और वाकई में यहाँ पर कोई तो आ ही जाता है। कह रहा होता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मेरे को भी जस्ट यहाँ पर क्लियर ही एक जाने पहचाने से क्यों एनर्जी सेंस तो हुई थी। और वो डिंग एल्डर कहता है, ज़रूर ये वो अजीब बच्चा होगा फिर से, मास्टर डेफिनेटली जाओगे पिग में एक मेल है। येनशन देखता है उसकी तरफ और कह रहा होता है, यार ये तो करेंट हेड यू जाओ फेंग है। और वो एल्डर यहाँ पर उसके कान भरने लगता है। कह रहा होता है, पहली बात उन लोगों ने कहा कि वो आपके लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं देंगे। और फिर इसके बाद वही रूल तोड़ने वाला आदमी यहाँ पर आ गया, उसको तो बहुत ज़ोर से पीटा जाना चाहिए। वो एल्डर कहता है, अब मैं इस क्यूआई से काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ। ये वाकई में जाओ याओ पीक की चोटी के पीछे वाला माउंटेन है, इसलिए मुझे यहाँ पर सावधान रहना होगा। ऐसा लगता है कि जाओ याओ पीक पर अब कुछ खून बहाने का टाइम आ गया है। और येनशन अपने पपेट के साथ एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ रहता है। और फिर इसके बाद अपन को 4th सिस्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि आईने में खुद को निहार रही होती है और बोलती है, अब मैं इतनी छोटी भी नहीं। कि तभी यहाँ पर येनशन आ जाता है विंडो का दरवाज़ा खोलते हुए। कहता है, 4th सिस्टर मेरी मोम कहाँ पर है। वो सिस्टर शर्माते हुए कहती है, कितना रूड है, क्या तुम्हें नौकर के नहीं आना चाहिए। येनशन बोलता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, यू जाओ फेंग, कोई चाल चल रहा है। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है येनशन 3rd सिस्टर के पास होता है, तो 3rd सिस्टर उसे बताती है, यू जियो पे के हेड ने मास्टर को बुलाया है, ये कहते हुए कि कुछ अर्जेंट मैटर है। क्या हुआ, कि ये किसी तरह का ट्रैप है। ये सुनते से येनशन फटाक से भागना शुरू कर देता है। कहता है, मैं जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। 3rd सिस्टर उसको जाने से मना करती है और 4th सिस्टर भी बोल रही होती है, तुम इस तरह से अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते, क्या तुम अकेले ही उन पेक से लड़ने जा रहे हो। येनशन ओके का साइन दिखाते हुए कहता है, अरे परेशान मत हो, उनमें से कोई भी मेरे को टच करने तक की भी हिम्मत नहीं करेगा। उसका वो साइन देख के ये दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं। 4th सिस्टर बोलती है, आखिर इस गेस्टर का क्या मतलब है। 3rd सिस्टर बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल। और फिर साथ ही वो थोड़ा हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मन ही मन कहती हैं, ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गया है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, लेडी मास्टर वहाँ दरबार में पहुँच जाती हैं और झुकते हुए सीनियर्स को ग्रीट करती हैं।
और वो एल्डर बोलता है वेल अब जबकि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो शुरू करते हैं। यानचन की मम्मी बोलती है मास्टर आखिर मेरी सीट कहाँ पर है। यह सुनते सेटिंग हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है सीनियर यान क्यों क्या तुम्हारे पास अभी भी इतना पैसे कि तुम एक सीट के लिए बोलो। हाँ आज यहाँ पर चारों पिक्स तुम्हारी जाओ याओ पिक की पनिशमेंट को डिसाइड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मास्टर किन बोलती है एल्डर लिंग आखिर हमारे जाओ पिक ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं डैम इट तो पता चला ये एक ट्रैप है, ये लोग तो क्लियर ही मेरे को निशाना बना रहे हैं। हेडिंग बोलता है तुम्हारा पहला क्राइम कि तुम लोग तो बड़े ही बेशरम हो, तुम लोगों ने एक आदमी को अपने दर पे पनाह देकर रखी हुई है। और तुम्हारा सेकंड क्राइम ये है कि तुम्हारे पिक में कोई रूल रेगुलेशन तो है नहीं, तुम लोगों ने मुझ जैसे एक एल्डर को पीट दिया। और तुम्हारा थर्ड क्राइम ये है कि तुमने सेक्टर मास्टर के जन्मदिन को बड़े ही लापरवाही से बनाया, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट और मैनर शो नहीं की। मास्टर किन बोलती है एल्डर डिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप अभी भी उसी मैटर को लेकर बात करोगे। तो फिर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप हमारे फीमेल डिसाइपल के प्रैक्टिस रूम में क्यों ताका झाकी कर रहे थे, क्या कर रहे थे वहाँ पर। एल्डर बोलता है कौन से प्रैक्टिस रूम की बात कर रही हो। हाँ आखिर इसके बारे में मैं क्यों नहीं जानता था। हाँ मैंने तो वहाँ पर क्लियर ही एक डरावने आदमी को देखा था और जब मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए अंदर गया तो तुम लोगों ने पकड़ के मेरे को पीट दिया। ये सुनते से मास्टर गुस्सा हो जाती है, कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह मोड़ने की। एक एल्डर बोलता है कि वो जूनियर सिस्टर मेरे को यहाँ पर ये तो कहना पड़ेगा कि इस बार तुमने वाकई में टू मच कर दिया है, तुमको सीरियसली उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दूसरा एल्डर भी कह रहा होता है हाँ इस बार ये कुछ ज़्यादा हो चुका है, मेरा ओपिनियन तो यही है कि तुम्हारी जगह पिक को उस आदमी को यहाँ हमारे हवाले कर देना चाहिए। 50,000 सिल्वर तोना और 10 टन टॉप ग्रेड हर्ब्स कंपनसेशन के रूप में देना होगा तुम्हें। इसके बारे में क्या ख्याल है। मास्टर बोलती है कि अब 50,000 तोला चांदी और 10 टॉप ग्रेड की जड़ी बूटियाँ जाओ पिक को तो इतने सालों से निचोड़ा जा रहा है कि 50,000 तोला तो दूर की बात 5,000 तोला मिलना भी मुश्किल है। यह सुनते से हेड एल्डर गुस्से के साथ कहता है ऐसा लगता है कि जाओ पिक हमारे जियानुआन होली लैंड से अलग होना चाहती है क्यों। यह सुनते से मास्टर के आगे से कुछ नहीं कह पाती। इसी मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हुए डर के एल्डर डिंग आगे बढ़ता है, कह रहा होता है जियानुआन होली लैंड से अलग होने के बाद तुम्हारा जाओ पिक कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें वाकई में ऐसा फील हो रहा है कि तुम इस सिचुएशन से नहीं निकल सकती तो मैं तुम्हारे पर दया करके तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ के तभी यहाँ पर एंचन आकर उसके चेहरे पे जोरदार लात मारता है गुस्से से और साथ ही बालों को पकड़ के उसको दिन पे लेटा देता है और घुसे मारता है, उसको पूरा चेहरा बिगाड़ देता है और साथ ही उसके सेंटर पे एक जोर की लात मारता है और सभी लोगों से कहता है मैंने सुना कि तुम लोग मेरे को ढूंढ रहे हो तो तुम्हारा ग्रैंपा अब यहाँ पर आ चुका है। एल्डर डिंग फटाके से चलाते हुए कहता है ये वो आदमी। उसकी मम्मी सोच रही होती हैं ये इंजन को यहाँ पर आकर ये सब नहीं करना चाहिए था, अब उनके पास एक वजह आ चुकी है हमारे पिक को नीचे की तरफ गिराने की। हेड एल्डर बोलता है जूनियर सिस्टर ये वो आदमी है ना जो कि तुम्हारी जाओ पिक में छुपा हुआ था, इसलिए अब हमें रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना। पीछे खड़ा एल्डर बोल रहा होता है बाहर वाले डिसाइपल आगे तुम लोग कर क्या रहे हो। हाँ जल्दी से अंदर आओ और इन्हें पकड़ लो। ये सुनते से सारे डिसाइपल कूदते हुए अंदर की तरफ आते हैं। यह एंशन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सीन क्रिएट करने की, गेट लॉस ऐसा कहते हुए वो पावर रिलीज करता है तो सभी लोग उड़े आते हैं। ये देखकर उसकी मम्मी भी हैरान हो जाती हैं, कहती हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये एंशन का कल्टीवेशन लेवल तो ऑलरेडी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के काफ़ी करीब है। ये देखकर उनमें से एक एल्डर भी चौंकर जाता है, कहता है ये बंदा तो अभी इतनी यंग एज में है और ऑलरेडी कल्टीवेशन के इस लेवल पर पहुंच चुका है। तभी जो हेड एल्डर रहता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ताकि वो कुर्सी तोड़ देता है हाथ को टाइट करते हुए और साथ ही जंप करते हुए एंशन के ऊपर अटैक करने लगता है और कह रहा होता है तुम यहाँ यूजन पिक में इस तरह से जंगली नहीं हो सकते। दिखाया तो उसकी मम्मी चलाते हुए कहते हैं ब्रदर प्लीज़ थोड़ी दया करो और वो सोच रही होती है ब्रदर का कल्टीवेशन डोंगजो स्टेज के मिडिल में है, यह एंशन उसके खिलाफ फाइट नहीं कर पाएगा। वो अपना टाइगर और रोनिंग फिस्ट एंशन को ऊपर मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी एंशन अपने पास से वही कड़ा निकालता है जेट पेंडेंट, उसको देते से उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और ये देखकर बाकी कैरेक्टर भी चौंक जाते हैं। उनमें से कह रहा होता है अरे ये तो मास्टर का टोकन है और फिर एंशन बड़े ही स्टाइल में उस बंदे को थप्पड़ मारता है जो कि उसकी तरफ बाहर आता है और कहता है जो कोई भी यहाँ पर सुप्रीम एल्डर की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा उसे बुरी तरह से पीट दिया जाएगा। ये सुनते से वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्या सुप्रीम एल्डर तो हमारे सेम जनरेशन के हैं सारे और हमारे जनरेशन से पहले वाले तो हमारे एनेस्टर बन चुके हैं और वो सारे इमोर्टल बन गए हैं। आखिर कोई दूसरा यहाँ पर आकर इतना यंग खुद को कैसे एक एल्डर बता सकता है, ये ज़रूर एक झूठा है। कि तभी एंशन के पेंडेंट से उसी लेडी की सोल बाहर आती है और वो बोलती है किंग ल्यूसी क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि तुम मेरे टोकन को तक नहीं पहचान पा रहे हैं। हाँ उसको देखते से वो तीनों अपना मुंह ज़मीन पे मार के उसे ग्रीट करते हैं मास्टर कहते हुए और वो मास्टर बोलती है ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं जानती कि तुम दोनों ने कितने घटिया काम किए हैं, अभी बस कुछ ही साल हुए हैं जो लैंड को तुम्हारे हाथ में आए हुए और तुमने इसे किस तरह से बर्बाद कर दिया है। अब से ये लड़का सुप्रीम एल्डर होगा और सुपरवाइजर भी, किसी भी इम्पोर्टेंट मामले की सूचना इसे दी जानी चाहिए और इसके अरेंजमेंट का पालन किया जाना चाहिए।
और साथ ही मास्टर हेड एल्डर के पास आती है और कहती है जो भी इससे कन्विंस नहीं होगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, कह रहा होता है मास्टर मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपकी बात ना मानूं। दिखाया जाता है येन फेंग नाक में उंगली डालते हुए कहता है इसे भूल जाना ही बेहतर है, आखिरकार में जियांग याओपिंग में ही रहता हूँ। नियमों को वायलेंट किया है मैंने और ये लोग सेक्टर के लिए नियमों को लागू करने का प्लान बना रहे हैं। पीछे से वेल्डर होते हुए कह रहा होता है नहीं नहीं सॉरी अंकल माफ़ कर दो। येनशन कहता है लेकिन जियांग याओपिंग में रहने की अपनी खामियां हैं, बेहतर होगा कि मैं कहीं और रहूं। अगर हर कोई सोचता है कि जियांग याओपिंग में रहना मेरे लिए सही नहीं है तो मैं युक्सी याओ के साथ चला जाऊंगा। और वो पीछे से रोते हुए कह रहा होता है नहीं 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 ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं रहेगा, आप आराम से जियांग याओपिंग में ही रहिए। एल्डर डिंग चुपके से दबे पाँव निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी येनशन कहता है एल्डर डिंग आखिर आप कहाँ जा रहे हो। वो घबरा जाता है, कह रहा होता है सुप्रीम लीडर प्लीज शांत हो जाइए, ये यंग जनरेशन है इनकी आंखें अंधी है जिसने आपको परेशान करने की कोशिश की। येनशन मुस्कुराते हुए कहता है टेक इट ईजी, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ईजी जाऊंगा। और फिर वो पंच मार के उसे उड़ा देता है, कह रहा होता है अगर तुमने फिर कभी जियांग याओपिंग में ट्रबल करने की कोशिश करी फ्यूचर में तो तुमको पनिश किया जाएगा। तभी येनशन के पास विंडो ओपन होती है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक हिडन टास्क को कंप्लीट कर लिया है, तो इस टास्क को कंप्लीट करने पर आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, द अल्टीमेट मिस्टीरियस जॉर्ड स्नोइन। येनशन सोचता है आखिर ऐसा कैसे लगता है कि फ्यूचर में मेरे को थोड़ा और आसपास घूमना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग आ जाते हैं जियांग याओपिंग के हॉल में। उसकी मम्मी बोलती है येनशन आखिर किस तरह की अपॉर्चुनिटी के साथ तुम्हारा सामना हुआ था और आखिर तुम्हारे हाथ में एनेस्टा का टोकन क्या कर रहा है, कैसे आया, क्यों है। येनशन थोड़ा हंसते हुए कहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक्सप्लेन करने के लिए, वैसे अब बाकी के वो 3 पिग्स हमें बुली करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेंगी। ये आपके लिए काफ़ी कठिन टाइम रहा होगा हमारे जियांग याओपिंग के लिए फेस वैल्यू बनाए रखना। उसकी मम्मी बोलती हैं जब तुम्हारी सबसे बड़ी बहन सर्कुलेशन से बाहर आ जाएगी और तुम्हारी सेकंड सिस्टर सीक्रेट रिमेल से वापस आ जाएगी तो इन बाकी के पिक्स में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें परेशान करें। कि तभी यहाँ पर फोर्थ सिस्टर भगते हुए आती है और बोलती है मास्टर कुछ हो गया है, ये न्यूज़ जस्ट अभी अभी आई है। जिन डिसाइपल्स को हमने सीक्रेट वर्ल्ड में भेजा था वापस लौटते समय उन पर घात लगाकर हमला किया गया जिसकी वजह से वो काफ़ी भारी नुकसान में है, काफ़ी सफ़र करना पड़ा। ये सुनते से मास्टर चौंक जाती हैं और बोल रही होती है किंगसू कैसी है, क्या वो वापस आई। फोर्थ सिस्टर रोते हुए बोलती है सेकंड सिस्टर अकेले ही उन सारे हमलावरों को रोकने में लग गई ताकि बाकी के डिसाइपल बच के भाग सकें, तो अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर मर गई। मास्टर कहती है मतलब किंगसू दुश्मनों को रोकने के लिए पीछे ही और रुक गई। फोर्थ सिस्टर बोलती है हाँ, थर्ड सिस्टर उसे देखने के लिए गई हैं। मास्टर पूछती है आखिर वो लोग कहाँ पर घात लगाकर बैठे थे, तो फोर्थ सिस्टर बताती है 80 मील्स दूर साउथ वेस्ट फेक्स शियान माउंटेन की तरफ। ये सुनते से येनशन वहाँ से भाग पड़ता है, कह रहा होता है मैं उनकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। वो लोग येनशन को आवाज़ देते रह जाते हैं। उसकी मम्मी कहती हैं अब जबकि वो हमारे रोड के बारे में जानते थे तो वो पूरी तैयारी के साथ रहे होंगे, ये छोटे मोटे चोरों का काम नहीं हो सकता। लिंग्जी मेरे साथ आओ, अब लोग हेडमास्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। और फिर इसके बाद अपन को उसी जगह का सीन दिखाया जाता है। थर्ड सिस्टर सेकंड सिस्टर को लेकर भाग रही होती है और कह रही होती है सेकंड सिस्टर बस थोड़ा और होल्ड करो। और कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं, उनमें से कहता है यंग लेडी यहीं पे रुको ना और हमारे साथ खेलो ना थोड़ा यार। और वो लगभग थर्ड सिस्टर को पकड़ने वाले होते हैं कि तभी उनके ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है। ये देखकर थर्ड सिस्टर थोड़ी चौकी रह जाती है और साथ ही खुश भी हो जाती है, कह रही होती है येनशन तुम यहाँ। येनशन कहता है थर्ड सीनियर सिस्टर सेकंड सिस्टर को जल्दी से यहाँ से ले जाओ। थर्ड सिस्टर बोलती है सेकंड सिस्टर को पॉइजन लगा है, मैं वापस जाकर जितनी जल्दी हो सके इसको डिटॉक्सिफाई करने का कोई सा तरीका ढूंढूंगी, तुम संभल कर रहना। सेकंड सिस्टर लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहती है वो ट्रेजर जो कि हम सीक्रेट वर्ल्ड से लाए थे वो भी वापस लेना है अपन को। थर्ड सिस्टर बोलती है अभी फिलहाल तुम्हारी जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी पीछे से येनशन बोलता है परेशान मत हो सेकंड सीनियर सिस्टर, मैं डेफिनेटली उनसे वो चीज़ वापस ले लूँगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ये सुन के थर्ड सिस्टर थोड़ी हैरान हो जाती है और वो बंदे थोड़ा फोड़ी करते हुए डबल से येनशन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो गुस्सा करते हुए कहता है बॉय आगे तेरे इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर अकेला आया इन लोगों को बचाने के लिए, तेरे को क्या लगता है कि तू कहीं का 30 मार खाए। हाँ अगर तू जरा सा भी स्मार्ट है तो मेरे को जाने दे, नहीं तो बिना फालतू में मारा जाएगा। येनशन कहता है जियान युआन होली लैंड के डिसाइपल से तुम्हारी कोई चीज़ लूटने की हिम्मत कैसे हुई, तुम चोर मोद शब्द लिखना नहीं जानते हैं ना। एक चोर हंसते हुए कहता है मैं तो जियांग युआन होली लैंड को लूटने के लिए ही जा रहा हूँ, और क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम सैकड़ों वर्ष पहले के वही बड़े सेक्टर हो। येनशन सोचता है ऐसा लगता है कि ये लोग कोई मामूली चोर नहीं है बल्कि ये लोग यहाँ जियान युआन होली लैंड के लिए ही आए हैं और वो खजाना पहले ही इनके कुछ साथी लोग लेकर पीछे की तरफ निकल गए होंगे।
अगर मैं उस खजाने को वापस पाना चाहता हूँ तो मुझे रास्ता दिखाने के लिए इनमें से किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और वो सारे तलवार निकालते हुए आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं मार डालो इसे। उनमें से एक बंदा सोच रहा होता है तो ये नेसर सोल स्टेज पर है तो इसमें कोई हराने की बात नहीं कि इतना एरोगेंट होने की हिम्मत क्यों कर रहा है। जबकि येंशन सोच रहा होता है तो इसकी तलवार में पॉइजन लगा हुआ है और वो बंदा येंशन को ऊपर अटैक करते हुए सोच रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस तरह के एक्सपर्ट हो, जैसे तुम मेरे करीब आओगे मारे जाओगे। हमारा अनोखा और अजीब जहर घोष सिंह सोरो तुम्हारी त्वचा पे खरोच पड़ने से ही बस तुम्हारे खून के अंदर जाके समा जाएगा। अगर ये एक दिन के अंदर तुम्हारी नसों में एंटर कर जाता है तो तुम डेफिनेटली मारे जाओगे। तभी येंशन अपने पास से फटाक से जोर निकाल लेता है, कह रहा होता है ये काफ़ी अच्छा टाइम है अपने इस न्यू वेपन को ट्राई करने का। और साथ ही वो एक रैंडम स्ट्राइक मारते हैं उन लोगों के ऊपर। जो लोग करीब थे वो लोग उड़े आते हैं, जबकि जो दूर बड़ा खड़ा बंदा रहता है ना वो पूरी तरह से डर जाता है ये देखकर और झुक के बचने की कोशिश करता है। बाल बाल बचते हैं लेकिन उसके बाल नहीं बच पाते। ये देखकर येंशन सोच रहा होता है इस जोड़ के अंदर तो एक्चुअली QY मल्टीपर इफेक्ट है। मेरा यरले स्टेज इस तलवार के साथ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो बंदा बच गया था वो डर जाता है और हेल्प हेल्प कहते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। येन फिन मुस्कुराहट के साथ कहता है वेरी वेल, अब यही बंदा मेरे को रास्ता दिखाएगा। और येंशन यहाँ पर उसको जानबूझकर जाने देता है और उसका पीछा करता है। और फिर इसके बाद हमें इसके बाकी साथियों का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है अरे तो हमारे एल्डर का प्लान था, यही बड़े बुद्धिमान है। इन्होंने बोला था कि जेन्युइन के लोगों को उस सीक्रेट रिमेल में जाने दो और जब वो ट्रेजर ढूंढ के बाहर ले आएंगे तो अब लोग बाहर उनका इंतजार कर रहे होंगे, रास्ता रोकेंगे उनको मार देंगे, उनसे वो ट्रेजर ले लेंगे। इस तरह से अपन का एक भी सोल्जर भी खर्च नहीं होगा। दिखाया जाता है। ये सुनते से दूसरा बंदा कह रहा होता है वाकई में आप तो एक बुद्धिमान एल्डर कहलाने के लायक हो सुनोयन सेक्टर के। और वो एल्डर में तारीफ सुन के थोड़ा हंसते हुए कहता है अरे ये तो बस एक छोटा सा प्लान था। कि तभी वो आधा टकला भगते हुए आता है एल्डर एल्डर कहता हुआ। एल्डर कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम जाके उस औरत को पकड़ो जो कि हमारे हाथों से बच के निकल गई थी, कहाँ पर है वो। और वो बंदा रोते हुए बताता है कि हम उसको पकड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक फीमेल डिसाइपल आ गई और वो उसको बचा के रेस्क्यू करके ले जाने लगी। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एक बंदा भी आ गया और जो कि कम से कम गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पर तो होगा। उसने बस एक ही झटके में एक ही स्ट्राइक से हमें से दर्जनों लोगों को मार डाला। ये सुनते से वो एल्डर चौंक जाता है और कह रहा होता है कि चारों पीक के लॉर्ड जियाओ याओ वहाँ पर आ गया था। वो बंदा बोलता है नहीं एक बच्चा था 17 या 18 साल का होगा उसका उम्र, तो अपन उसको एक मास्टर तो नहीं कह सकते। ये सुनते से वो उसमें एक ज़्यादा थप्पड़ मारता है, कहता है ये क्या बकवास कर रहा है, आखिर एक टीन एज बॉय के पास इतनी गोल्ड लेवल कल्टिवेशन कैसे हो सकती है, कोई टीनेज लड़का गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर कैसे हो सकता है। और साथ ही वो इसमें जोरदार थप्पड़ मारता है और साथ ही वो गुस्सा करते हुए कहता है तुम लोग ज़रूर उन लिटिल लड़कियों के हाथों से मारे गए होगे और यहाँ पर खुद को जस्टिफाई करने के लिए मेरे से झूठ बोल रहे हो। और वो बंदा रोते हुए कहता है एल्डर अगर मैंने यहाँ पर आपसे आधी बात भी छूट कही हो तो अभी मेरे ऊपर बिजली का झटका आकर गिर जाए, थंडरबोल्ट गिर जाए। दिखाया जाता है ये सुनते से बिजली कड़कना भी शुरू हो जाती है आसमान में। ये देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। एल्डर फटाक से उस बंदे के गले के ऊपर तलवार रख देता है, कह रहा होता है ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ तक कि गॉड भी तुम्हारे झूठ में तुम्हारी बकवास में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। और वो कह रहा होता है एल्डर मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा। तभी एक बंदा इशारा करते हुए कहता है एल्डर ये सारा साउंड वो आदमी बना रहा है। और फिर यहाँ पर हमें येंशन को दिखाया जाता है। येंशन को देखकर वो एल्डर एकदम चौंका रह जाता है, कह रहा होता है आखिर ये कौन आदमी है जो कि हेवनली फेनोमेनन को लेकर आ सकता है। और वो बंदा घबराते हुए कहता है यही है वो जिसने हमें से आधे से ज़्यादा लोगों को बस एक ही मूव के साथ मार डाला था और अब ये यहाँ तक भी आ गया है तो ज़रा संभल कर रहना। ये सुनते से एल्डर उसको पंच मार कर उड़ा देता है, कह रहा होता है तू ही है जो उसको यहाँ पर लेकर आया है। और वो बंदा घबराते हुए कहता है एल्डर अब लोग क्या करें, ऐसा लगता है कि वो अपन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए आया है। और वो एल्डर कहता है मैं यहाँ पर थोड़ा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता हूँ, जब तक तुम लोग जल्दी करो और जल्दी से फॉर्मेशन को सेटअप करो और मेरे सिग्नल का इंतजार करना। और वो एल्डर अपना नाम बताते हुए कहता है मैं डाविस्ट वो वे, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो। येंशन बोलता है जस्टिस करने के लिए। ये सुनते ही वो एल्डर चटक जाता है, गुस्सा करते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम जानते भी हो सचुआन रिवर के बाद स्नो ईगल सेक्टर कहाँ पर लोकेट है, और तुम तो बस एक तलवार वाले पर्सन हो, तो क्या तुम अभी भी हमें प्रोवोक करने की हिम्मत करोगे। हाँ कि तभी येंशन एक जोरदार एनर्जी स्लैश मारता है, उसके स्लैश से पूरी नदी कट जाती है, उसके नीचे की जमीन पे दरार पड़ जाती है। येंशन कहता है तलवार वाला एक पर्सन एक नदी को काटने के लिए भी काफी है। वो एल्डर फटाक से हैंडसाइन बनाते हुए कहता है फ्यूजन फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। ये देते से येंशन बोलता है क्या हुआ, क्या तुम अपने साथियों को बुला रहे हो। ये सुनते ही वो थोड़ा पीछे देखता है तो उसके सारे साथी लोग तो घायल होकर नीचे गिर रहे होते हैं। ये देखकर वो एकदम चौंका रह जाता है और साथ ही सोचता है तो तुमने जानबूझकर मेरे को टाइम बाय करने का लालच दिया और मौका मिलने से उन लोगों के ऊपर बिजली से हमला कर दिया। एल्डर सोच रहा होता है कि तभी उसके हाथ में एक नाइफ आके खड़े आता है। वो चलाते हुए कहता है आखिर ये क्या है। येंशन बोलता है ये मैंने तुम्हारे एक डिसाइपल के पास से उठा लिया था।
इसको घोंसले सोरन पोइजन बोलते हैं ना। वो एल्डर बोलता है तुम तो काफ़ी अदान एथिकल हो, और फटाक से अपने पास से एंटीडोट निकालने लगता है कि तभी येंशन उसको जाके एक जोरदार पंच मारता है और उसे उसका एंटीडोट भी ले लेता है। कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, इसकी मदद से मैं वापस जाकर अपने सिस्टर को डिटॉक्सिफाई कर पाऊंगा। और वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और साथ ही अपसेट भी, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। और वो एल्डर फटाक से अपने पास एक पिल निकाल के खा जाता है। कह रहा होता है लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो? हाँ, इस वर्ल्ड के अंदर तुम स्मार्ट नहीं हो तो तुम बेकार हो। ये एंशिएंट बोलता है जैसा कि बूढ़े आदमी से एक्सपेक्टेड था, तुम्हारे पास एंटीडोट की 2 बोतलें थी। और वो एल्डर अपने पावर रिलीज करते हुए तलवार के साथ आगे बढ़ता है। कह रहा होता है अगर तू एक आदमी है तो मेरे मुंह को डायरेक्टली लेके दिखा। और साथ ही वो सोच रहा होता है ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा चालाक है, लेकिन लकीली मेरा कल्टिवेशन लेवल इससे ज़्यादा हायर है। ये एंशिएंट भी आगे से तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। कह रहा होता है ये ओल्ड मैन कल्टिवेशन के वॉइड स्टेज पर है और तुम तो बस ट्रांसफॉर्मेशन गॉड स्टेज पर हो। अगर तुम क्यूआई जोड के साथ फाइट करोगे तो इससे तुम्हारी क्यूआई एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होगी और फिर तुम बस मारे जाओगे। यहाँ पर एल्डर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है। कह रहा होता है तुम्हारे पास तो अब बस 30% पावर बची है, जबकि मेरे पास अभी भी 50% है और अब तुम मेरी तलवार से मारे जाओगे। यहाँ पर बस तुम एक ही चीज़ अच्छे से कर सकते हो, वो है अच्छे से मरने की कोशिश करना। ये एंशिएंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो कहता है अरे नहीं, ये मेरी लिमिट है। और फिर साथ ही वो कह रहा होता है इसके बारे में भूल जाओ, एक गहरा सांस लेने पर फोकस करो। और फिर जैसे ही एंशिएंट ये करता है वो एल्डर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। कह रहा होता है अभी जस्ट तुमने क्या किया? ये एंशिएंट बोलता है खुद ही गेस करो। और साथ ही एंशिएंट की पावर यहाँ पर बढ़े आती है तो उसके स्ट्राइक से बेचारे के कपड़े भी फट जाते हैं। एल्डर पूरा नंगा पुंगा हो जाता है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो उसके सामने झुका बैठा हुआ रहता है। कह रहा होता है प्लीज़ मेरी लाइफ बख्श दो, ये लो तुम्हारे जेन्युइन होली लैंड का ट्रेजर इसे स्टोरेज रिंग के अंदर है। ये एंशिएंट बोलता है इतने लंबे टाइम तक कड़ी मेहनत करने के बाद अब तुम मेरे को ये वापस लौटा रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का गुस्सा नहीं है? ये तो तुम्हारी हो चुकी थी ना। वो एल्डर घबराते हुए कहता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर साथ ही वो अपने पास से एक ट्रेजर निकाल के ये एंशिएंट के सामने रख देता है। बोल रहा होता है ये वाटर पेलर का ट्रेजर है जो मेरे पास काफ़ी सालों से था, इसके अंदर चमत्कारी इफेक्ट्स हैं, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो। ये एंशिएंट वो पेलर उठा लेता है और कह रहा होता है वापस जाओ और अपने बॉस को मेरा ये मैसेज देना, अगर उसने फिर से एक और बार जियान युआन पीक के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो फिर मैं डायरेक्टली आकर तुम्हारे पूरे माउंटेन को डिसमेंटल कर दूंगा। वो एल्डर घबराते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, और साथ ही झुकते हुए कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को छोड़ने के लिए। और फिर इसके बाद हमें सिस्टर का सीन दिखाया जाता है। ये एंशिएंट की मम्मी काफ़ी परेशान होती हैं और बोल रही होती हैं लिंगजू आखिर किंगजू कैसे बेहोश हो गई, वो इस हालत में क्यों है? फोर्थ सिस्टर बताती है किंगजू को पॉइजन लगा है, इस पॉइजन को घोष सिंह सेंरो बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छी पॉइजन है। हालांकि मैं मेडिकल स्किल में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं भी इसका एंटीडोट नहीं बना सकती और मुझे तो इस बात का डर है कि सेकंड सिस्टर आज रात तक भी मुश्किल से जिंदा बच पाएंगी। ये सुनते से ही थर्ड सिस्टर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। कह रही होती है मैं जा रही हूँ स्नो ईगल सेक्टर में, कि तभी वो किसी से ठुक जाती है और उसके ऊपर ही गिर जाती है। ये एंशिएंट होता है। चिल्लाते हुए कहता है थर्ड सिस्टर आगे तुम इतना गुस्से के साथ कहाँ पर जा रही थी? थर्ड सिस्टर बोलती है अरे एंशिएंट फटाक से अपने पास से वो एंटीडोट की बोतल निकालता है और कह रहा होता है फोर्थ सिस्टर मैं एंटीडोट के साथ वापस आया हूँ, इससे सेकंड सिस्टर ठीक हो जाएगी। ये देखते से थर्ड सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कह रही होती है आगे तुमने उन लोगों से एंटीडोट कैसे ले लिया? ये एंशिएंट कहता है ना सिर्फ मैंने उनसे एंटीडोट लिया बल्कि अपना वो ट्रेजर भी ले लिया जो कि वो अपन से चुरा के ले गए थे, और साथ ही वो सारी चीज़ें अपनी मम्मी की तरफ फेंक देता है। ये सब सुनने के बाद थर्ड सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये एंशिएंट को एक ज़्यादा छप्पी दे देती है और बोल रही होती है ये एंशिएंट तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। एंशिएंट कहता है हाँ और तुम भी, और मनीमन कह रहा होता है बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर इसके बाद हमें ईगल सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बता रहा होता है सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। कह रहा होता है मास्टर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा एबल था, मैं वाकई में यहाँ पर कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। मास्टर बोलता है मैं खुद चेक करने के लिए जाऊंगा। उस कमीने ने हमें जियान युआन के सीक्रेट रास्ते के बारे में तो बताया लेकिन उस पर्सन के बारे में नहीं बताया। इस बार हमें इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा है तो उसको एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा। मास्टर बोलती है किंगजू को एंटीडोट देने के बाद फाइनली अब उसकी हालत स्टेबल है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये एंशिएंट, नहीं तो जियान पे को काफ़ी बड़े लॉस से सफ़र करना पड़ता। ये एंशिएंट कहता है मैं तो सेकंड सिस्टर की बहादुरी को एडमायर कर रहा हूँ, वो अकेले ही उन सारे एनिमीज को रोकने के लिए रुक गई वहाँ पर। मास्टर बताती है किंगजू की जोर्डमैनशिप डेफिनेटली सारे यंगर जनरेशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो हम लोग उसे सीक्रेट लैंड में नहीं भेजते टीम को लेकर। थर्ड सिस्टर बोलती है मेरे को मास्टर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी
उसने एक बात तक नहीं मारी। उसके सभी लोग वापस भाग गए थे और उनको इस बात की परवाह भी नहीं थी कि सेकंड सिस्टर जिंदा है या मर गई। अब जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने खजाना वापस ले लिया है तो वो आएंगे और एकदम बेशर्मों की तरह तुमसे मांगेंगे। एंशन कहता है तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो कि तभी यहाँ पर खबर आती है कि सेक्टर मास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये सुनते से एंशन क्या बोले और वो लोग आ भी जाते हैं बेशर्मों की तरह। यहाँ पर कह रहे होते हैं एल्डर हमने सुना आपने स्नो ईगल सेक्टर के लोगों को मार डाला, क्या रिलीफ की बात है। और साथ ही पिग मास्टर एंशन को क्रिएट कराता है और बोल रहा होता है जैसे मेरे को पता चला, मैंने सुना कि हमारे टीम के ऊपर अटैक हुआ है तो मैंने अर्जेंटली अपने सैनिकों को वहाँ पर भेज दिया था, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि सीनियर ब्रदर खुद जाकर वो सब संभाल लेंगे। आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंशन बोलता है मैंने तो वहाँ पर जाकर बस ज़रा सा हाथ बढ़ाया था, लेकिन वहाँ की सारी सिचुएशन तो जंग ऑन पिक के सेकंड डिसाइपल ने संभाली थी। उसने बाकी सारे डिसाइपल को कवर करा था कि वो यहाँ वापस लौट सके, लेकिन उस दौरान वो फाइट के दौरान काफ़ी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गई। तो इसलिए एक सेक्टर मास्टर के तौर पर तुमको उसके प्रति अपना अप्रिसिएशन शो करना चाहिए। यह सुनते से मास्टर के चेहरे का रंग उड़े आता है। वो बहाना मारते हुए कहता है मैं बहुत जल्दी में यहाँ पर आ गया तो मैंने प्रिपरेशन नहीं कि मैं पक्का 1-2 दिन में किसी को भेज दूँगा एक अच्छी मेडिसिन के साथ यहाँ पर। एंशन की नज़र उसके पेंडेंट पर पड़ती है। वो कहता है क्या 2 दिन? मेरे को लगता है कि जो पेंडेंट तुम्हारे पास है ये काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होगा। यह सुनते से ही थर्ड सिस्टर की आंखें भी चमक जाती है और थर्ड सिस्टर बोलती है वो जेड पेंडेंट तो सेक्टर मास्टर का ट्रेजर है और उसके अंदर पॉइजन को डिस्पेल करने का इफेक्ट है और साथ ही उसे क्यूआई को डबल से गैदर भी किया जा सकता है और ये तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अब थर्ड सिस्टर के पास उनके मास्टर भी हाँ में हाँ मिलाने लगता है और फिर तभी थर्ड सिस्टर बोलती है अगर मास्टर इस तरह का ट्रेजर सेकंड सिस्टर को देना चाहते हैं तो कितना अच्छा होगा ना, ये काफ़ी अच्छा होगा। आप उसको ये ट्रेजर दोगे उसकी बहादुरी को शाबाशी देने के लिए कि उसने अकेले इतने सारे एनिमीज को मार गिराया, कितना अच्छा होगा ना। एंशन भी थम्स अप करते हुए कहता है हाँ तुम्हारी बात सेंस बना रही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। और फिर साथ ही एंशन मास्टर की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे इस प्रपोजल के बारे में क्या ख्याल है। वो बुरी तरह से घबरा जाता है, कह रहा होता है मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर साथ ही वो झुकते हुए अपना पेंडेंट मास्टर की तरफ कर देता है और एंशन की मम्मी की तरफ और कह रहा होता है ये सीनियर सिस्टर को दे देना। मैं यहाँ पर खुद बोल रहा हूँ कि मैं ये 7 आर्म्ड जेड पेंडेंट किंग्स को देना चाहता हूँ। एंशन की मम्मी भी बोल देती हैं ठीक है। और यहाँ पर वो एल्डर रो रहा होता है और फिर एंशन उठ के जाने लगता है, कह रहा होता है ओके अब कॉन्डिलेशन भी ओवर हुआ तो तुम्हें अब जल्दी से अपने माउंटेन में वापस लौट जाना चाहिए। आफ्टर ऑल यहाँ पर सारी फीमेल डिसाइपल ही रहती हैं और तुम्हारा यहाँ पर रहना तुम्हारी रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, इसलिए यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सेक्टर मास्टर बोलता है ज़रा रुको तो एंशन, मेरे को तुम्हारे साथ किसी बात का डिस्कशन करना है। और साथ ही वो स्माइल मारते हुए कहता है एल्डर ये टाइम हो गया है पी के डिसाइपल्स को वो सारी चीज़ें देने का जो कि आप सीक्रेट रेमेल से लाए हो। डिसाइपल ने ज़रूर वहाँ से बहुत सारे रेयर हर्फ कलेक्ट करे होंगे, प्लीज़ आप उन्हें हमको रिटर्न कर दो। ये सुनते से वो लोग मनी मन कहते हैं तो ये ओल्ड बाशट वाकई में यहाँ पर बस हर्फ के लिए ही आया था बस। और मास्टर सोचती है उसे जेट पेंडेंट पाना वाकई में हैरानी की बात है, इसलिए मैं उसकी इस बात को अब टाल नहीं सकती। कि तभी एंशन कहता है स्नो ईगल के सेक्टर वाले लोगों ने हमसे बहुत सारी चीज़ें छीन ली थी हमारे डिसाइपल से, तो अगर तुमको चाहिए तो तुमको उन्हीं से जाकर मांगना पड़ेगा। और फिर साथ ही वो अपने पास से एक रिंग निकालते हुए कहता है ओ क्या तुम्हारा मतलब इस वन से था। एल्डर कहता है हाँ हाँ हाँ, पहले तो उन ईगल सेक्टर वालों ने इस खजाने को छीन लिया था लेकिन फिर आपने उनसे वापस ले लिया था। एंशन कहता है हाँ हाँ ये जो मैंने स्नो ईगल से छीन लिया था स्नो ईगल सेक्टर वालों से, लेकिन तुम्हारी चीज़ें तो अभी भी उन्हीं के हाथ में हैं। अब ये सुनने के बाद एल्डर बेचारा क्या ही बोले। और फिर दिखाई देता है वो अपने घर पर आकर गुस्सा निकालता है डमीज के ऊपर, चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है सेक्टर मास्टर को बुली करने की, उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब वो मेयर को परेशान कर रहे हैं। एल्डरडिंग साइड में खड़ा हुआ रहता है और कहता है मास्टर उस सीनियर बच्चे का बैकग्राउंड अननोन है, वो यहाँ पर अपेयर हुआ और जेंगयाओपिन के लोगों के साथ मिल गया। अगर हमने जल्दी से इसको सॉल्व नहीं करा तो मुझे डर है कि जेंगयाओपिन की लेडी आपकी पोजीशन को खतरे में डाल देगी। सेक्टर मास्टर बोलता है तो फिर तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है अब जो कि वो अचानक से कहीं से निकल आया है तो आप लोग एक रास्ता ढूंढेंगे और उसको डिसअपेयर कर देंगे। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो मैं ये डेफिनेटली कर दूंगा। सेक्टर मास्टर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है। एल्डरडिंग कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 3 दिन के अंदर उस आदमी का सिर जमीन पे गिरा दूंगा। मास्टर कहता है अच्छा ठीक है, काम होने के बाद मैं तुमको रिवॉर्ड दूंगा। एल्डरडिंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और फिर इसके बाद हमें एंशन को दिखाया जाता है जो कि अपने पपेट से बोल रहा होता है कि नहीं क्या तुम किसी जगह पर जाना चाहती हो। पपेट कहती है मैं तो बस अपने मास्टर को फॉलो करना चाहती हूँ, चाहे आप कहीं पर भी जाएँ। एंशन कहता है मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ मज़ा करने की ज़रूरत
ज़रूरत है यार। कि तभी उसके सामने विंडो पॉपअप होती है, उसे एक न्यू मिशन मिल जाता है ड्रैगन पूल पे जाने का। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है। ये एंशन तलवार के ऊपर उड़ते हुए जा रहा होता है अपनी पपेट सर्वेंट के साथ और कह रहा होता है किंग ये क्या तुम्हें हाइट से डर लग रहा है? और वो बोलती है आई एम सॉरी मास्टर, मैं बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती, मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से करके आपको डिस्पोजिशन में डाल दिया है। जबकि ये एंशन तो मुस्कुरा रहा होता है और मनी मन कह रहा होता है नो वे, अगर तुमको मैं हाइट से नहीं डराता तो तुम कहाँ से मेरे को इतनी टाइटली हक करने वाली थी। कि तभी एंशन को यहाँ पर कुछ महसूस होता है, वो फटाक से उसको लेकर नीचे की तरफ उड़ने लगता है और पेड़ों में जाके छुप जाता है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो कि एंटमैन को ढूंढ रहे हैं। एक बंदा कह रहा होता है ये तो काफ़ी अजीब है, मैंने यहीं से तो रोशनी आते हुए देखी थी। और दूसरा बंदा कहता है शायद वो इल्यूजन होगा और साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ये एंशन छुप के उन लोगों को देख रहा होता है जाता हुआ, कह रहा होता है अगर डेक्वान पे के डिसेबल ने मेरे को डिस्कवर कर लिया तो मुसीबत हो जाएगी, ऐसा लगता है कि हमें उड़ना और कंटिन्यू नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद हमें ड्रैगन पॉन्ड या पुल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एंशन अपने सर्वेंट के साथ आ चुका रहता है, कह रहा होता है यहाँ पर मैं तो आ गया ड्रैगन पुल के ऊपर, पर यहाँ पर तो कोई भी भटकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मेरे पास अभी तक सिस्टम की विंडो भी नहीं आई कि मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, क्या मेरे को पानी के अंदर जाना होगा? तभी किन्या इशारा करते हुए कहती है मास्टर ज़रा वहाँ पर देखो। ये एंशन जैसे देखता है तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, बोलता है ये तो किसी के कपड़े हैं, जल्दी से यहाँ से भागो। कहते में ही पानी से एक लड़की बाहर निकल आती है और चिल्लाते हुए कहती है कौन है? ये एंशन उसकी तरफ देखता है और कहता है अरे सेकंड सीनियर सिस्टर। वो भी उसकी तरफ देखती है और बोलती है ये एंशन तो ये तुम हो? और फिर थोड़ी देर बाद ये एंशन बोल रहा होता है सेकंड सिस्टर क्या तुम्हें उस पॉइजन से छुटकारा मिल गया? अगर मिल गया तो तुम्हें आराम करना चाहिए, आखिर तुम इतनी आधी रात को यहाँ पर नहाने के लिए क्यों आ गई? सेकंड सीनियर सिस्टर बोलती है तुम्हारा शुक्रिया वो एंटीडोट लेकर आने के लिए, वो पॉइजन लगभग क्योर हो ही गया है, लेकिन मैं साथ ही स्नो ईगल सेक्टर के एल्डर के एब्सोल्यूट फ्लेम पाम से हिट हो गई थी और फिर उसका फायर पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर आ गया और ये चोट तभी हील हो सकती थी जब मैं बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी ड्रैगन पॉन्ड में आकर नहाऊं। और वैसे तुम आधी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये एंशन घबरा जाता है, कहता है क्या मैं सेकंड सिस्टर के पास आती है और उसकी टांग खींचते हुए कह रही होती है क्या तुमने मुझे फॉलो करा? क्या तुमने अपनी सेकंड सीनियर सिस्टर के ऊपर जासूसी करी जब वो नहा रही थी? ये एंशन पूरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और कह रहा होता है अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर ट्रेजर ढूंढने के लिए आया था। वो हैरान होते हुए बोलते हैं क्या ट्रेजर हंटिंग? ये एंशन बोलता है मैंने डैंग जॉन से सुना था कि यहाँ पर कोई सीक्रेट खजाना छुपा हुआ है ऐसे ड्रैगन पाउंड के अंदर, तो मैं यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ गया। और वो मनी मन कह रहा होता है मेरे को जल्दी से यहाँ पर कोई बहाना ढूंढने की ज़रूरत है ताकि मैं सेकंड सिस्टर को बेवकूफ़ बना के इस जगह से जल्दी से दूर भेज दूँ। सेकंड सिस्टर बोलती है ड्रैगन पाउंड बहुत ही ज़्यादा गहरा है और उसका वाटर फ्लो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि वो लोग जो कि स्विमिंग में अच्छे हैं वो भी इस पॉन्ड से दूर ही रहते हैं। मैं भी बस 3 मीटर ही अंडर वाटर गई हूँ और तुम इससे ज़्यादा नीचे लोअर नहीं जा सकते। और साथ ही सेकंड सिस्टर उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए आना चाहिए, चलो मेरे साथ वापस। ये एंशन कहता है ज़रा रुको तो मेरे को ट्राई तो करने दो। कि तभी यहाँ पर कुछ लोग इनके शोर की आवाज़ सुन लेते हैं और कह रहे होते हैं वहाँ पर कुछ है, चलो जाके चेकआउट करते हैं। ये एंशन कहता है शिट, लगता है कि कोई आ रहा है। और फिर वो बंदे यहीं पर आ जाते हैं, कह रहे होते हैं ये क्या, हमने तो यहीं से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी थी लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, चलो पानी में देखते हैं। लेकिन ये पानी भी बहुत ज़्यादा गहरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों पानी के अंदर ही छुप गए होते हैं। कि तभी यहाँ पर सेकंड सिस्टर को कुछ होने लगता है। ये एंशन थोड़ा घबरा जाता है, कह रहा होता है उप्स, उन लोगों से छुपने के लिए मैं 3 मीटर से भी ज़्यादा गहराइयों तक आ गया। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो, बेहद ही पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाकर बहुत जल्दी अपलोड करूं, तो इस वाले पार्ट के ऊपर आप 2 के लाइक और 200 कमेंट का जो टारगेट है वो ज़रूर से पूरा करवा देना, तो फिर मैं पक्का इसका सेकंड पार्ट भी बना के अपलोड करूँगा। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।